हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और जैसा कि हमने कल मनी एंड बैंकिंग जो है वो शुरू किया था, तो आज उसी चीज अपनी सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और मनी एंड बैंकिंग के बारे में और चीज़ों को जानते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हम आरबीआई जो है जिन ऑपरेशंस को यूज़ करता है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए, हम उसको सीखने जा रहे हैं। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली बैंकिंग के ऊपर होगा। बैंकिंग में भी हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक जो है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सभी लोगों को इस चीज़ का कंफ्यूजन रहता होगा कि सर पेमेंट बैंक और स्केड्यूल बैंक, नॉन स्केड्यूल बैंक, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। तो उन डिफरेंस को भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज पहले ये क्लैरिटी और ये क्लियर कर लेते हैं कि हम जितने भी ऑपरेशंस हैं जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, हम उसको सीख लें। ठीक है। प्लस बेस रेट क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी सीखेंगे। कल का लेक्चर जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया, तो पहले वो कल का लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ का फायदा जो है वो ले पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, तो सीआरआर के बारे में देखेंगे। इसके बारे में, सीआरआर के बारे में। और लेक्चर के खत्म होने तक ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले सीआरआर। सीआरआर बेसिकली पहले ये समझते हैं होता क्या है। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या फुल फॉर्म होती है? कैश रिजर्व रेशियो। अब वो पैसा, कौन सा पैसा? वो पैसा जो कोई भी कमर्शियल बैंक अपना आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। क्लियर ऑन दिस? ये मान लो आरबीआई है और ये कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक है। और ये क्या है? नॉर्मल पब्लिक है। नॉर्मल पब्लिक ने जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा करवाया, अब कमर्शियल बैंक उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास रखता है और उसको जो बोला जाता है सीआरआर। बेसिक सी डेफिनेशन है सीआरआर की। क्लियर है आप सब लोगों को? उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, सीआरआर जो है, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इसमें कोई भी आरबीआई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया जाएगा। क्या पे नहीं किया जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया जाएगा। क्लियर ऑन दिस? और सीआरआर की तीसरी चीज जो इसके बारे में याद रखनी है, सेकंड क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे नहीं होगा। तीसरा इसमें क्या याद रखना है कि सीआरआर जो है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में रखा जा सकता है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। डेफिनेशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो तो सिर्फ कैश की फॉर्म में रखेंगे। क्लियर ऑन दिस? फोर्थ जो है वो इसकी ये खासियत है कि सीआरआर जो है वो बेसिकली किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा, उसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी किन चीजों के बेसिस पे की जाएगी। तो सिंपल सी एक चीज याद रखिए, NDTL। इसका मीनिंग क्या हुआ? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब आप सब लोग बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है। लेकिन जो है ये माइंड में रखिए कि सीआरआर की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो एनडीटीएल के बेसिस पे ही की जाती है। किसके बेसिस पे की जाती है? एनडीटीएल के बेसिस पे की जाती है। अब इसको ध्यान से एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो सभी लोग जो है वो इस पे फोकस कीजिए। सबसे पहले एक चीज देखिए कि जब आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं या फिर कोई भी नॉर्मली व्यक्ति जाता है किसी भी बैंक में, ठीक है, मान लो किसी भी बैंक में वो गया, तो वो पर्सन उस बैंक में क्या क्या चीजें रखता है। अब मान लो मैंने ये क्या किया, मैंने एक बैंक बना दिया आपके सामने, जो कि हाउस की फॉर्म में बनाया है। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा बैंक है। क्लियर ऑन दिस? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? आगे, अब कोई पर्सन है और बैंक के पास उसके डिपॉजिट्स हैं। बैंक के पास मान लो 10 रुपीज के क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट्स कितने हैं इसके पास? ₹20। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर हो गया? अब ये बैंक की क्या है? लाइबिलिटी है।
ये बैंक की क्या है, देनदारी है जो इसने लोगों की देनी है। लोगों के जो बैंक में पैसा पड़ा वो उनके लिए एक तरीके का एसेट है। और जो मैंने लिखा है डिमांड डिपॉजिट, इसका मीनिंग ये होता है कि जो नॉर्मली आपका बैंक अकाउंट होगा जिसमें से आप जब मर्जी पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट जो है वो क्या होता है कि आपने 2 साल के लिए अपना इतना पैसा जो है वो बैंक में सेव करके रख दिया। क्लियर ऑन दिस। तो इसकी जो अगर प्लस करके देखें तो कितनी अमाउंट बन गई, 30 रुपए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये समझ आ गया, क्लियर है सबको? ठीक है। अब उस बैंक के किसी और बैंक में भी तो कुछ डिपॉजिट्स होंगे। मान लेते हैं इसको बैंक नंबर सेकंड, और ये कौन सा था, बैंक वन था। ये हो गया हमारा बैंक वन, और वो कौन सा, बैंक नंबर सेकंड। अब इस बैंक के दूसरे किसी बैंक में भी तो डिपॉजिट्स रखे गए हैं, और जो ये डिपॉजिट रखे गए हैं वो इस बैंक के लिए एसेट है और उस बैंक के लिए लाइबिलिटी है। यहां तक क्लियर है सबको? तो इस बैंक के कुछ एसेट जो है, मान लो ₹20 जो है किसी और बैंक में डिपॉजिट। क्लियर ऑन दिस। अब हमने अगर क्या कैलकुलेट करना, हमने एनडीटीएल जो है वो कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, डिस प्लस डिस माइनस डिस। अगर मैं डिमांड डिपॉजिट को ए मान लेता हूं, टाइम डिपॉजिट को मैं बी मान लेता हूं, और जो बैंक टू में बैंक वन के डिपॉजिट रखे गए हैं उसको मैं मान लेता हूं सी। क्या मान लेता हूं, सी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, और इसको मैंने क्या मान लिया, सी। अब जो इन दोनों का प्लस होगा, ए प्लस बी माइनस सी, ये बताएगा कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो है वो कितनी है, बैंक के पास कितना पैसा जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट में है। एनडीटीएल का आपको क्लियर हो गया क्या होता है? इस सिंपल सी एग्जांपल को अपने किसी रफ पेज पे या कहीं पे लिख के रख लीजिए, ताकि जो है जब प्रीलिम्स आए अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर ऑन दिस। और इसी जो ये अमाउंट है इसके ऊपर ही जो है वो सीआरआर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है ये सबको? ओके। अब सीआरआर जो है, इसमें चारों चीजों को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि पहले क्या था, सेकंड क्या था और उसके बाद क्या था। सीआरआर की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड, सीआरआर जो है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में होगा। तीसरी चीज क्या थी कि इस पे क्या नहीं मिलता हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं मिलता। फोर्थ क्या था, कैलकुलेशन इसकी किसके बेसिस पे की जाएगी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के बेसिस पे की जाएगी। ठीक है, ये सब चीजों को हमने जो है वो इसमें देख लिया है। अब नेक्स्ट जो है, एक चीज और जानते हैं कि सीआरआर का जो इंपैक्ट है वो क्या पड़ेगा। क्लियर ऑन दिस। अगर सीआरआर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका मार्केट में क्या इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में, पहली सिचुएशन डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी में जो है कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं कर रहा अपना पैसा। इन्वेस्टमेंट जो है राइट नाउ इन्वेस्टमेंट क्या है, कम चल रही है। क्या चल रही है, कम चल रही है। और आरबीआई जो है वो ये चाहता है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो जाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सबको? क्या सिचुएशन है, केस वन में क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लो है, और आरबीआई ये चाहता है कि इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा हो जाए। क्लियर ऑन दिस। अब सेकंड केस ये जान के देखिए, केस नंबर सेकंड, इसमें ये है कि इंडिया में मनी सप्लाई की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, और आरबीआई जो है वो ये चाहता है कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाए। ठीक है, पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, पहले केस को डिस्कस करते हैं। अब पहले केस में देखिए प्रॉब्लम क्या थी, इन्वेस्टमेंट कम है हमारे देश में, और आरबीआई ये चाहता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए। इस चीज के चलते आरबीआई जो है वो क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा, सीआरआर को डिक्रीज कर दिया जाएगा। अब सीआरआर को डिक्रीज करने से होगा क्या, बैंकों के पास जो है, अगर सीआरआर डिक्रीज हो जाए तो जो कमर्शियल बैंक है उनको कम पैसा आरबीआई को जमा करवाना पड़ेगा, उनको आरबीआई को जो पैसा देना है वो कम हो जाएगा। अब अगर वो कम हो जाएगा तो उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए।
और लोगों को लोन देने के लिए अगर पैसा ज्यादा होगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब यही चीज जो है वो किसको इनकरेज करेगी, वो किसी लोन या किसी इन्वेस्टमेंट मेकिंग फर्म को अट्रैक्ट करेगी। और वो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा और उस लोन को जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। उस लोन को जब वो इन्वेस्ट करेगा तो इकोनॉमी दोबारा जो है वो किस पे आ जाएगी, सर्कल पे आ जाएगी। क्लियर ऑन दिस। एक बार जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी हमारी जिसमें सीआरआर जो है वो कम किया गया था, एक बार उसका जो मैकेनिज्म है, उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जिसे बोला जाता है, उसको समझ के देखते हैं कि होता क्या है। सीआरआर कम किया, सीआरआर कम करने से हुआ क्या, सीआरआर कम करने से क्या हुआ, बैंक के पास जो पैसा था वो बचा अभी ज्यादा। उस ज्यादा पैसे को किस चीज में लगाया जा सकता है, लोन देने में लगाया जा सकता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक ने क्या करना शुरू कर दिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया तो वो चीज क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है किसको, बोरोअर को फ्रॉम टेकिंग लोन। और इस चीज के चलते क्या होगा, वो जो लोन लेगा उसको वो इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ये जो है ट्रांसमिशन, आपको समझ आ गया कि ये होता क्या है। ये तो हमने पहला केस जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहले केस में क्या था, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम थी, ठीक है। इन केस अगर बाई चांस ऐसी न्यूज आपको सुनने को मिलती है कि आरबीआई ने सीआरआर जो है वो कम कर दिया, तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने द हिंदू ओपन किया और हिंदू में सिर्फ एक हेडिंग देखी, आपने लिखी हुई देखी, उसमें बस ये लिखा था सिंपल सा कि आरबीआई हैज डिक्रीज द सीआरआर वैल्यू, तो इस हेडिंग से आप क्या अजम्पशन लगा सकते हैं, आप ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी जो है वो ये बहुत ज्यादा हो जाती है कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिले। क्लियर ऑन दिस, इन्वेस्टमेंट जो है हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट सेकंड केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में हमने ये जाना था कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। यदि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इस चीज के चलते अगर सीआरआर इंक्रीज कर देंगे तो बैंकों के पास जो है वो ज्यादा पैसा नहीं बचेगा। क्लियर ऑन दिस। इस चीज के चलते कमर्शियल बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देंगे, ये ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो यही चीज जो है ये डिस्करेज करेगी बोरोअर को फ्रॉम टेकिंग लोन। अब अगर वो कोई भी आदमी लोन नहीं लेगा तो उसके चलते जो है मनी सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब सीआरआर के बारे में हमने जो डिस्कशन की है इसमें क्या क्या सीखा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहली चीज कैश के फॉर्म में होगा। सेकंड हमने ये देखा सीआरआर जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी नहीं लगता, कैश की फॉर्म में रखा जाएगा। किसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है, एनडीडीएल के ऊपर, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। पहले केस में इन्वेस्टमेंट वाला हमने डिस्कस कर लिया, और सेकंड केस में जो है हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसमें सीआरआर जो है वो कैसे अपना ऑपरेशन जो है वो करेगा। सीआरआर में कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे पूछा जा सकता है आपके द्वारा। अब जो बेसिक सी डेफिनेशन है एक बार इसको भी देख लेते हैं। ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, पहला क्लियर है सबको। दूसरा मैंने क्या बोला था, बिल्कुल ठीक, नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो हम ये बोल सकते हैं हेल्प्स टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, बोला जा सकता है। फोर्थ क्या देखा था, किसके बेसिस पे कैलकुलेशन इसकी की जाती है, किसके बेसिस पे की जाती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के बेसिस पे की जाती है। फिफ्थ ये है कि इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी, 3 से लेके 15% तक इसकी रेंज जो है वो हो सकती है। अब सीआरआर के ऊपर कोई भी एमसीक्यू आ जाए, कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो आप मेंस में भी आंसर इसके बारे में लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का समझा सकते हो, मनी सप्लाई का क्या इफेक्ट है वो समझा सकते हो। और अगर बाई चांस कोई एमसीक्यू हो तो उसको भी आपके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो जानते हैं वो किसके बारे में देखेंगे हम लोग, एसएलआर के बारे में। किसके बारे में, एसएलआर के बारे में। अब
सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो ये क्या है आरबीआई, उसके नीचे क्या है कोई कमर्शियल बैंक है, और उसके नीचे क्या है नॉर्मल पब्लिक है। नॉर्मल पब्लिक ने जो अपना पैसा जो है वो बैंकों में जमा करवाया है, कमर्शियल बैंकों में, उसके लिए आरबीआई जो है वो एक लिमिट सेट करेगा, और उसमें होगा क्या, आरबीआई ये बोलेगा कि जो वो पैसा लोगों का है वो एक तो आपने हमारे पास जमा करवाया था जिसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं, दूसरा पैसा जो है वो आप अपने पास ही जमा रखिए, ठीक है, अपने पास ही डिपॉजिट करना आप लोगों को, और उसका नाम जो है वो रखा जाएगा एसएलआर। क्या रखा जाएगा, एसएलआर। बैंक ने ये बोला कि सर हमने पहले ही आपको इतना कैश दे दिया, उसके बाद कुछ कैश आप बोल रहे हैं कि डिपॉजिट करके रखो, तो आरबीआई जो है वो सिंपल सी एक चीज बोलेगा कि कैश की फॉर्म में मत रखो, कोई भी ऐसे एसेट की फॉर्म में रख लो जो गोल्ड है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इक्वली और बहुत इजीली जो है वो कैश में परिवर्तित की जा सकती है या चेंज की जा सकती है कैश में, तो उस चीज को जो है वो रख लो, और उसी चीज का नाम जो है वो क्या नाम दे देते हैं हम लोग, एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड क्या है कि ये नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में नहीं बल्कि अदर फॉर्म में भी रखा जा सकता है, ठीक है, कैश में भी रखा जा सकता है, गोल्ड या कुछ भी ऐसी चीज में रखा जा सकता है जिसको हम इजीली जो है वो कैश करवा सकते हैं। ये क्लियर है आप सब लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम। तीसरी चीज जो है वो ये है, ये भी किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा, एनडीटीएल के बेसिस पे। क्वेश्चन अब मेरा ये है आप लोगों से कि ये एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सिंपल सी डायग्राम याद रखिए, ये है बैंक 1 B1 और ये है बैंक 2 B2। क्लियर ऑन दिस, ये कोई पर्सन है, बैंक के पास जो है डिमांड और टाइम लाइबिलिटी जो है वो कितनी है 10 और 20 है मान लो, तो ये 30 है, ए बी और इसको सी, ए प्लस बी माइनस सी, इसी को कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीटीएल आ जाता है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, एसएलआर का समझ आ गया आपको। अब जैसे कि हमने सीआरआर में 2 केसेस बनाए थे, एसएलआर में भी 2 केसेस बन जाएंगे, और वो केसेस क्या होंगे, पहला केस ये होगा कि अगर मान लो इंडियन इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, सीआरआर की एक लिमिट थी जो हमने देखी थी, अभी बताइए आप क्या लिमिट थी सीआरआर की। सीआरआर के केस में हमने ये देखा था कि इसकी वैल्यू हमेशा 3 से लेके 15% तक ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब एसएलआर के केस में क्या होगा, मान लो सीआरआर को उन्होंने पूरा यूटिलाइज कर लिया, सीआरआर की जो है वो 15% की वैल्यू चल रही है, यानी 15% जो है वो कैश आरबीआई को जमा करवाना होगा। अब सीआरआर की एक लिमिट है जब तक वो काम कर सकता है, अब उस लिमिट को अगर आरबीआई क्रॉस नहीं कर सकता, उसके बाद किसको यूज करेगा, एसएलआर को यूज करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को डिक्रीज कर देगा, और एसएलआर को डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, ज्यादा पैसा बैंकों को किसके पास रखना होगा, अपने खुद के पास रखना होगा। अगर एसएलआर को डिक्रीज किया, सॉरी, तो ज्यादा पैसा नहीं बल्कि कम पैसा जो है वो रखना होगा, और इसकी वजह से वो ज्यादा पैसा लोगों को दे सकते हैं, और अगर ज्यादा पैसा लोगों को दे सकते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आएंगे और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर मान लो उन्होंने एमसीक्यू बनाया और ये पूछा गया कि मान लो हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फाइट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कामयाब है, और इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट किया जा सकता है, वो सीआरआर या एसएलआर से इंपैक्ट किया जा सकता है। अगर सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू कम कर दें तो उस चीज से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो ये सेम एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन को ये लोग ऐसे लिंक कर देते हैं कि मनी सप्लाई से लिंक है, कि भारतीय इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उस केस में सीआरआर भी डिक्रीज होगा और एसएलआर भी डिक्रीज होगा। क्लियर ऑन दिस, एसएलआर और सीआरआर, इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन है आप सभी लोगों को तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, एसएलआर की क्या डेफिनेशन है, फुल फॉर्म याद होगी सबको, ओके। किस फॉर्म में रखा जा सकता है, गोल्ड की फॉर्म में, कैश, अदर सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड हो, आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड हो, इस चीज के ऊपर भी फोकस रखिएगा। और एसएलआर के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो होता है, ये हेल्प करता है हमें, जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, वो मैंने बता दिया कैसे,
इन्वेस्टमेंट कम है, क्रेडिट फैसिलिटी को इसके द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। एसएलआर जो है वो किस बेसिस पे निकाला जाएगा, जिसपे हम लोग सीआरआर निकालते थे, और उसका नेम क्या था, एनडीटीएल। क्लियर ऑन दिस, फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और एसएलआर की भी कोई रेंज होगी, ठीक है। एसएलआर की रेंज जो है उसको एक बार जान लेते हैं कि एसएलआर की रेंज कितनी है। 23 से लेकर 40% तक की रेंज जो है वो एसएलआर की बोली जाती है। अब एसएलआर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो आरबीआई का है उसका नाम है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन तीनों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या होता है। पहले सिंपल सा केस जो लेंगे वो हम लोग किसका लेंगे, वो पहले लेंगे रेपो रेट का, ठीक है। मान लो ये है आरबीआई और ये है कोई कमर्शियल बैंक और उसके नीचे है नॉर्मल पब्लिक। क्लियर है यहां तक। अब ये क्रोनोलॉजी है। अब इस केस में देखो, रेपो रेट इज द रेट एट विच, रेपो रेट इज द बेसिकली द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कम समय के लिए जो पैसा आरबीआई के द्वारा किसको दिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक्स को दिया जा रहा है, उसको जो है हम किस नाम से बुलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर ऑन दिस। आरबीआई के द्वारा जो पैसा कम समय के लिए कमर्शियल बैंक को दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, रेपो रेट जो है मान लो 4% का चल रहा है। अब उसी कमर्शियल बैंक जिसने रेपो रेट पे आरबीआई से लोन लिया वो आगे भी तो देगा नॉर्मल पब्लिक को, और वो जो जिस रेट पे देगा वो इस 4% से यानी कि रेपो रेट से ज्यादा होगा, और अगर वो ज्यादा होगा तभी ये प्रॉफिट कमा सकता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब अगर आरबीआई ने जो है वो इनकरेज करना है या डिस्करेज करना है कि आप लोग आगे जो है वो लोन लो, या फिर आरबीआई जो है वो डायरेक्टली लोगों से के साथ तो मिलता जुलता नहीं है, वो बीच में जो है वो कमर्शियल बैंक को लगा के रखता है हमेशा, और उसके द्वारा ही उससे डीलिंग की जाती है नॉर्मल पब्लिक से। यहां तक क्लियर है। अब अगर मान लो कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, बेसिक सी एक चीज करता है, अगर वो रेपो रेट को कम करता जा रहा है लगातार, इसका मीनिंग क्या है कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो कम हो रहे हैं। अब अगर ये कम हो रहे हैं तो कमर्शियल बैंक आगे जो नॉर्मल पब्लिक को लोन देगा वो भी कम होंगे। इस चीज के चलते नॉर्मल पब्लिक जो है वो इनकरेज होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन दें, और अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी तो उस लोन को इन्वेस्ट किया जाएगा इकोनॉमी में, और अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। जरूरी नहीं है पर होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर ऑन दिस। ये ट्रांसमिशन जो है वो समझ आ गया आप लोगों को कि ये ट्रांसमिशन कैसे वर्क करेगा। अगर मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उस केस में आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, ज्यादा कर दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन पे पैसा लेगा अब, और उससे ज्यादा लोन पे जो है वो नॉर्मल पब्लिक को देगा, और यही चीज जो है ये नॉर्मल पब्लिक को डिस्करेज करेगी फ्रॉम टेकिंग लोन्स। और अगर ये नॉर्मल पब्लिक जो है वो लोन नहीं लेगी तो उस चीज के चलते जो है वो मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये आपको सारा क्लियर हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि रेपो रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट या मनी सप्लाई को कैसे इफेक्ट जो है वो करता है। इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक टू मैनेज द शॉर्ट, कम समय के लिए जो उनके पास कौन सा क्राइसिस आता है, लिक्विडिटी का, पैसे का जो क्राइसिस आता है उसको अरेंज करने के लिए जो लोन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। क्लियर ऑन दिस। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सर रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो ये है आरबीआई, ये है कमर्शियल बैंक और ये है नॉर्मल पब्लिक। कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई को लोन देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। कौन से रेट पे, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है वो किसको लोन दे रहा है, आरबीआई को लोन दे रहा है। क्लियर ऑन दिस।
अब आप लोग पूछेंगे कि सर आरबीआई को लोन की क्या आवश्यकता होगी, आरबीआई जो है वो क्यों लोन लेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीजन जो है वो ये बोला जाता है कि आरबीआई कई बार क्या करता है, ज्यादा पैसा जो है बैंकों के पास हो जाता है। अब उस ज्यादा पैसे को ऑब्जर्व करने के लिए कि मनी सप्लाई कम हो जाए, उस चीज के चलते आरबीआई जो है वो कई बार रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा कर देता है। क्लियर ऑन दिस। अब अगर इसने उसको ज्यादा किया है रिवर्स रेपो रेट को, तो कमर्शियल बैंक जो है उसके पास दो ऑप्शन हैं। या तो वो नॉर्मल कंज्यूमर को लोन दे दे, या फिर वो जो लोन है वो किसको दे दे, आरबीआई को दे दे। और अगर मान लीजिए आप हैं, आप एक बैंक हैं और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप किसी पर्सन को लोन दे दें। अब वो पर्सन जो है वो लोन लेके भाग भी सकता है, या फिर उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन आरबीआई जो है वो रिलायबल ज्यादा है, वो कभी आपका लोन लेके भागेगा नहीं। तो इस वजह से आरबीआई को जो है वो प्रेफर किया जाएगा आपके द्वारा। अब इस चीज के चलते क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने एक्स्ट्रा पैसा जो है वो अपने पास ले लिया। और उसके चलते जो है वो मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। एक सिंपल सी चीज सोचिए, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है, अगर मार्केट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रही है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई के पास कितने वेपन्स हैं। पहली चीज सीआरआर है, सीआरआर को इंक्रीज कर दिया। अब उसके चलते कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा बैंक आरबीआई को जमा करवाना पड़ेगा। अब उनके पास खुद के पास पैसा कम बचा है। अगर मान लो सीआरआर भी वर्क नहीं कर रहा, एसएलआर को इंक्रीज कर दो। अगर मान लो एसएलआर भी वर्क नहीं कर रहा, रेपो रेट को इंक्रीज कर दो। अगर मान लो रेपो रेट भी इंक्रीज, कोई फर्क नहीं आ रहा उससे, इन्फ्लेशन फिर भी है, तो उसके चलते किसको करो, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दो। उसके चलते जो है वो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा उनको देगा। ठीक है, और उसके चलते जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट कम चल रही है, तो सीआरआर को डिक्रीज कर दो, एसएलआर को डिक्रीज कर दो, रेपो रेट को डिक्रीज कर दो, और रिवर्स रेपो रेट को भी डिक्रीज कर दो। एक सिंपल सा एक चीज कीजिए आप। ठीक है, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद जो है वो आरबीआई का पिछले एक साल का जो रेपो रेट का वो है ग्राफ है उसको निकालिए, और मुझे ये आप लोगों ने बताना है कल वाले क्लास में कि रेपो रेट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। एक एग्जाम्पल या एक क्लू दे देता हूं आप लोगों को। 2020 में जो है, जिस समय कोरोना जो है वो आया था, तो उस समय जो है आरबीआई कॉन्टिन्यूसली रेपो रेट को कम करता जा रहा था, और एक लेवल आया था, उस लेवल के बाद इसने उसको कांस्टेंट रखा था। और इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो क्या बना, सिर्फ इस ग्राफ को देखा आपने और कोई लाइन नहीं रीड की, कुछ नहीं, तो इससे आप क्या जो है एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अगर लगातार जो है वो रेपो रेट कम हुआ है और उसके बाद फिक्स रहा है एक लेवल पे, इसका सिंपल सा मीनिंग जो है वो ये बनता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कमी है। ज्यादा कम पैसे पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देगा, जिसको आगे कमर्शियल बैंक आगे लोन देगा, और उसके चलते जो है वो इन्वेस्टमेंट को दोबारा लाया जा सकता है इंडियन इकोनॉमी में। क्लियर ऑन दिस। सिंपल सा ग्राफ निकालिए, उस ग्राफ को जो है वो उसका एनालिसिस कीजिए, और मुझे ये बताइए कि उस ग्राफ की रेलेवेंस जो है वो क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो ये है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो है वो क्या होते हैं। अब जो ये चारों चीजें मैंने करवाई हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो और रिवर्स रेपो, यही मेजर पिलर्स हैं। बाकी चीजें जो है वो इनके ऊपर ही बनाई गई हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई के द्वारा यूज किया जाएगा, जिसमें जो मनी दी जाती है बेसिकली वो 1 से लेकर 3 साल तक, यानी कि लंबे समय के लिए दी जाएगी। 1 से 3 ईयर मनी टू द बैंक। और वो जो मनी दी जाएगी लॉन्ग टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में वो मनी जो दी जाएगी वो रेपो रेट पे ही दी जाती है। किस पे दी जाती है, प्रिवेलिंग रेपो रेट पे, जो उस समय चल रहा होगा। ठीक है, और ये जो लॉन्ग टर्म मनी दी जाती है उसके बदले वो लोग क्या लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो बदले में लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है कि एलटीआरओ की जो स्कीम है, ये जो है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के ऑपरेशंस में आती है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये आपको क्लियर हो गया क्या होता है, कि जब
जो प्रिवेलिंग रेपो रेट है उसी के चलते या उसी रेट ऑफ रेपो रेट पे जो है किसी को भी 1 या 3 साल के लिए लोन दिया जाएगा और उस लोन को जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाए, तो इस वजह से ये चलाया जाता है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी बेसिकली किनको दी जाती है? ये कमर्शियल बैंक और प्राइमरी बोरोवर्स को दी जाती है। किनको दी जाती है? कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी बोरोवर्स को। और इसमें क्या होता है, एक रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये लोग वो एग्रीमेंट साइन करें कि हम आपसे आज जो है वो इतना लोन ले रहे हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इतनी देर बाद हम आपको वापस करेंगे और साथ में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका सिंपल सी डेफिनेशन एक और हो सकती है, या इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो लीजिए कि कोई बैंक चलाते हैं, अब उस बैंक को चलाने में जो है हो सकता है कि लगातार आपके पास क्या होता है कि कैश की फ्लो कम हो जाता है, और कैश का फ्लो कम होने के चलते जो है वो ये होता है बेसिकली कि आप लोग जो है वो मिसमैच कर देते हैं, और उस मिसमैच को पूरा करने के लिए ये फैसिलिटी जो है वो आरबीआई के द्वारा दी गई है। क्लियर ऑन दिस। एलएएफ जो है वो ये क्लियर हो गया, और एलटीआरओ जो है वो ये क्लियर हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें इवन लिखा भी है कि डेली की जो फ्लक्चुएशन आती है कैश में उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो इसको दिया गया है। अब मान लीजिए आपको जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो पैसा आपको दिया गया था वो सारा आपने एग्जॉस्ट कर लिया, और ये एक नॉर्मल रेपो रेट पे ही दिया जाता है। अब वो पैसा सारा एग्जॉस्ट हो चुका है। रेपो रेट पे जो पैसा आप ले सकते थे उसकी भी एक लिमिट थी, आरबीआई ने वो भी आपको दे दिया और उसको भी आपने एग्जॉस्ट जो है वो कर लिया। अब इस केस में क्या होगा, अगर उसके बाद भी पैसे की आवश्यकता जो है वो आपको आ जाए, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर हमने सारा पैसा एग्जॉस्ट कर लिया जो हमें अदर ऑप्शंस के द्वारा दिया गया था, तो आरबीआई क्या करता है, एक पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें फिर लोन देने के लिए ऑप्शन रखता है, और उसको जो है वो क्या बोला जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोला जाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट इज एक्चुअली अ पीनल रेट। कौन सा रेट है? पीनल रेट। जो स्केड्यूल बैंक्स को जो है वो जिसके तहत मनी उससे ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं? आरबीआई के। और कब ले सकते हैं? जब आरबीआई के द्वारा दी गई उनको एलएएफ की विंडो को वो पूरा जो है वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अभी आपको जो है वो इन चीजों के बारे में क्लैरिटी जो है वो होगी। अब तक हमने क्या क्या देखा? सीआरआर को हमने समझ लिया, एसएलआर को हमने समझ लिया, रेपो रेट को हमने देख लिया, रिवर्स रेपो रेट को हमने देख लिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हमने देखा, एलएएफ को देख लिया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो 7 चीज़ों को हमने जो है वो अच्छे से देख लिया, और इसका जो इम्प्लीकेशन है और इसका फ़ायदा नुकसान ये सब भी हमने देख लिया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू में बना है, तो वो भी आपको जो है मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव। दूसरे होते हैं, फर्स्ट कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव। और सेकंड होते हैं क्वालिटेटिव। ये चीजें जो है ये क्वालिटेटिव में ये आता है। राइट नाउ हमने जितना भी डिस्कस जो है वो किया है वो कौन से हैं? क्वांटिटेटिव है। ये आपने समझ लिया, ये समझ लिया। रिफाइनिंग फैसिलिटी जो है वो आगे जाके बताऊंगा। रेपो रेट समझ आ गया, रिवर्स रेपो समझ आ गया, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर दिया गया ये भी क्लियर है। अब ये उसके पास टूल्स है। ठीक है, इन टूल्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब एक बार इनको भी देख लेते हैं। नॉर्मली ये होता है कि एमसीक्यू बनाने के लिए जो है यूपीएससी क्या यूज कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव टूल्स अवेलेबल फॉर आरबीआई। और उसमें जो है मान लो 1-2 ऑप्शन ये दे दिए और बीच में ये मिक्स दे दिए, और पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव या नन। इस बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? अब नेक्स्ट जो है अदर इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और उन चीज़ों को जो है वो और अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट।
क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सेकंड है क्रेडिट रेशनिंग, क्या है, क्रेडिट रेशनिंग। और उसके बाद है मॉरल सुएजन, और लास्ट है डायरेक्ट एक्शन। अब एक चीज देखिए, सिंपल सी चीज है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने डिस्कस किए थे वो कौन से हैं, क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली एक डिफरेंस होता है। जैसे मान लो आप जो है किसी बैंक के पास गए और आपने बोला कि मुझे 90 लाख का लोन दे दो। अब बैंक जो है वो 90 लाख का लोन देने के बजाय आपको ये बोलेगा कि आप कोई चीज जो है वो हमारे पास रखो, उसके बदले हम आपको 90 लाख का लोन जो है वो दे देते हैं। कई बार जो है वो ये होता है कि लोगों के पास इतने एसेट जो है वो नहीं होते। अब उस केस में आरबीआई जो है वो किसको चेंज कर देता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज कर देता है। जैसे मान लो कि अगर आपने 1 लाख का लोन लेना है, तो उसके लिए आप सिर्फ कोई भी ऐसी चीज जो है वो हमारे पास रख सकते हो जिसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 60% ही हो, जिसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 40% ही हो उस चीज का। यानी कि वैल्यू है 40,000 की, जिसको आपने कमर्शियल बैंक के पास रखा और उसके बदले में जो लोन ले लिया वो 1 लाख का है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये समझ आ गया। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सर मार्जिनल रिक्वायरमेंट का फायदा नुकसान क्या हुआ। अगर आरबीआई जो है वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करता जा रहा है, इसका क्या फायदा होगा। अगर ज्यादा कर रहा है, इसका क्या फायदा होगा। अगर आरबीआई के द्वारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम किया जा रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आरबीआई ये चाहता कि आप कम चीजों पे ही लोन ले लो, उस चीज के चलते जो है वो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, और उस चीज के चलते जो है वो इकोनॉमी में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज समझ आई। पहली चीज में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लो। नेक्स्ट आ गया क्रेडिट रैशनिंग। इसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस होते हैं उनको आरबीआई जो है वो सस्ते दाम पे लोन दे देता है। और कई बार जो है वो ये करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि जो किसान वगैरह हैं उनको लोन दे देता है अच्छे से, और उनको कम सस्ते रेट पे लोन देता है। और कई बार जो है वो यही लोन जो है वो एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो औरतों के द्वारा चलाए जाते हैं उनको भी दे देता है। तो इस चीज को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा सेक्टर जो आरबीआई को लगता है कि ये वीक चल रहा है, उसको अगर ये फेवर करने की कोशिश करे और उसको जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन जो है वो मिल जाए, तो इस चीज को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया मॉरल सुएजन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आरबीआई जो है वो किसी मीटिंग में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को ये अंदाजा दे देता है कि आने वाले समय में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होने जा रहा है या ज्यादा होने जा रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं मॉरल सुएजन। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा, आरबीआई जो है वो कोई फाइन इंपोज कर देगा, बैन लगा देगा, ठीक है, बैंक पे, और ये बोलेगा कि हमारा जो ये लोन है इसको रीयूज करो या रिफंड करो। इन सब चीजों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट था वो पहली 3 चीजें आपके लिए सिग्निफिकेंट थी, तो ये आपको क्लियर जो है वो होगी होंगी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, आपने जितने का लोन देना है, जितने का लोन आपने लेना है और उसके बदले में कोई चीज जो है वो रखनी है। अगर ये कम हो रही है, यानी कि 1 लाख का लोन लो और बदले में 40,000 की कोई चीज जो है वो हमारे पास रख दो। सेकंड जो है वो क्रेडिट रैशनिंग। इसका मीनिंग सिंपल सा यही होता है। क्या मीनिंग होता है कि यदि हम कोई ऐसा सेक्टर है जो ग्रो अच्छे से नहीं कर रहा, उसको ग्रो करवाने के लिए अगर आरबीआई उसके लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन जारी करता है और उस इंस्ट्रक्शन के तहत उसको जो है वो सस्ते दाम पे लोन मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। मॉरल सुएजन, इनफॉर्मल वे में कोई एक्शन या कोई प्लान जो है वो दिया गया कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं। यहां तक समझ आ गया। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ओएमओ क्या होते हैं। ओएमओ की बेसिक फुल फॉर्म जो है वो ये होती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब एक सिंपल सी चीज जानिए, मान लो ये है इकोनॉमी में पैसा, ये पैसे को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके बना दिया और ये इकोनॉमी में पैसा है। और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं है, एक सिंपल सा, एक मान लो कि एक पेज है और उस पे जो है वो साइन कर रखे हैं, और साइन में ये बोल रखा है कि आपके पास यानी कि नॉर्मल पब्लिक के पास जो पैसा है वो इसी पैसे को बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5% का। इससे अच्छा ये है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, जिसके चलते क्या होगा, अपना पैसा जो है वो सरकार को दे दो, बदले में आपको क्या मिल जाएगा, एक पेज मिल जाएगा,
और उसको 1 साल जो है वो आप अपने पास रखो। एग्जाम्पल दिया है 1 ईयर की, ये मत सोचना कि 1 ईयर का ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको जब आप वापस करोगे, जो आपको पैसा तो वापस मिल ही जाएगा, जो आपको बैंक पे 5% का मिल रहा था, यहाँ पे आपको 7 या 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिस समय जो है वो आरबीआई सेल या परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। आरबीआई सेल या परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब एक चीज देखिए, मार्केट में मान लो इकोनॉमी में इतना पैसा है और आरबीआई ने ये सोचा कि इतना पैसा जो है वो हम मार्केट से क्लियर कर देंगे, यानी मनी सप्लाई को कम कर देंगे, यानी कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही होगी। अब आरबीआई ने क्या किया कि जितना ये पैसा है उसके बराबर में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी उतनी रिलीज कर दी। अब इन लोगों ने ये पैसा वहां पे जमा करवा दिया और इनके हाथ में क्या आ गया, एक पेज, और इसके चलते मनी सप्लाई कम होगी। यानी आरबीआई के पास एक और ऑपरेशन होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लो मनी सप्लाई को ज्यादा करना है तो फिर क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल करना शुरू कर देगा। अगर सेल करेगा तो लोगों के पास जो पेज था, ठीक है, वो लोग जो है वो सरकार के पास जमा करवा देंगे, बदले में उनके पास पैसा आ जाएगा। उस पैसे को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, जिससे डिमांड क्रिएशन होगी और इन्फ्लेशन आएगी। तो इस तरीके से जो है मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो चलते हैं, और इसको जो है मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम के नाम से बुलाया जाता है। क्लियर ऑन दिस? मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम जो है वो क्या होती है, क्लियर है आप सब लोगों को? अब नेक्स्ट जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि सर बेस रेट क्या होता है। बेस रेट बेसिकली ये होता है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है वो नॉर्मल किसी पब्लिक को लोन देगा। अब बेस रेट इज एक्चुअली द मिनिमम रेट विच इज सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिलो विच बैंक आर नॉट अलाउड टू गिव लोन टू देयर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। वो रेट जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया और जिससे नीचे जो है कमर्शियल बैंक किसी नॉर्मल कंज्यूमर को लोन नहीं दे सकते, उसको बोला जाता है बेस रेट। क्लियर ऑन दिस? अब ये जो बेस रेट है ये 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगर आपने ये कैलकुलेट करना कि सर मेरा एक बैंक है, उस बैंक का कोई भी नाम है XYZ, अब उस बैंक में मेरा जो बेस रेट है वो क्या होगा, और ये हर बैंक से डिफर करेगा। पहली चीज उसमें क्या कैलकुलेशन की जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स कितने हैं, पहली चीज का समझ आ गया। और दूसरा जो है वो उसमें ये होगा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर, सीआरआर की जो कॉस्ट है मेंटेन करने की, तो वो उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट मार्जिन्स, और लास्ट में जो है ऑपरेशन एक्सपेंसेस रन बाय द बैंक, बैंक के जो रनिंग एक्सपेंसेस है उनको, इन चारों चीजों को जो प्लस किया जाएगा उसके बाद एक रेट आएगा जिसको बोला जाता है बेस रेट। और उस बेस रेट जो है वो एक मिनिमम रेट होगा जो आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे नीचे जो है बैंक लोन नहीं दे सकता। क्लियर हो गया? लेकिन बेस रेट जो है वो इसको खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह पे जो राइट नाउ आया तो उसको बोलते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसमें सिंपल सी सेम वही चीज है, डेफिनेशन वही है, लेकिन अब 4 चीजों को चेंज कर दिया। किन 4 चीजों को चेंज किया, जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या होगा। उसमें पहली चीज क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम, कौन सा, टेन्योर प्रीमियम। इसका मीनिंग ये होता है कि जो रिस्क आप ले रहे हो, किसी को भी लोन देके जो रिस्क कैलकुलेट किया जा रहा है उसको बोलते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है आपके बैंक को रन करने की, ठीक है, और सीआरआर को मेंटेन करने की कॉस्ट जो है वो कितनी है। इन्हीं 4 चीजों को जो है वो अच्छे से कंसीडर किया जाएगा और इसके बेसिस पे एक रेट निकाला जाएगा जिसको बोलते हैं MCLR। क्या बोलते हैं, MCLR। और उस रेट पे जो है कंज्यूमर को लोन जो है वो दिया जाएगा। ये समझ आ गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ये मैंने समझा दिया था आपको क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है वो एक चीज आगे जाके मनी का देखेंगे, मनी मार्केट के बारे में जब सीखेंगे तो उसके बारे में भी इसको अच्छे से समझाऊंगा कि टी बिल्स क्या होते हैं, स्टेट जो है वो क्यों नहीं इशू कर सकती, सेंटर ही क्यों इशू कर सकता है इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग जो है वो इसका फ़ायदा ले पाए, ठीक है। और अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उम्मीद करेंगे उस चीज़ को हम सुधार पाएँ। थैंक यू।